वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन डीएस नर्सिंग क्लासेज। आज फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आपके साथ हूँ। आज का टॉपिक अपना होने वाला है ब्रेस्ट फीडिंग। जो अपना क्वेश्चन था एमसीक्यू था डे 4 का, उसमें ब्रेस्ट फीडिंग के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आज कंप्लीट होने वाला है। कंप्लीट टॉपिक होने वाला है ब्रेस्ट फीडिंग का, इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसमें अपन इसके टाइप्स की, इस पर क्या बेनिफिट होते हैं मदर को और चाइल्ड को दोनों को, इसके अलावा इसकी प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। जितने भी स्टूडेंट्स बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है, और जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नोट सेट हो या नर्सिंग एग्ज़ाम कोई सा भी, उसमें यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है। तो आज स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के साथ। ये टर्मिनोलॉजी है कुछ इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती है और आपकी नॉर्मल नॉलेज के लिए भी ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं वीन ईबीएफ। ईबीएफ का मतलब होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब जो बेबी डिलीवर होता है तो उसके जो स्टार्ट के 6 मंथ होते हैं उनमें आपको ओनली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना होता है। मदर से ब्रेस्ट फीडिंग ही अलाउ होता है इनिशियल 6 मंथ में, उसी को क्या बोलते हैं ईबीएफ। ड्यूरिंग इनिशियल 6 मंथ ओनली ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी प्रोवाइडेड टू चाइल्ड। चाइल्ड को ओनली ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करवाना होता है, उसी को बोलते हैं ईबीएफ, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। और इस एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और अपने ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। वो आपका प्रोग्राम था जिससे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार, वो था BFHI। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में आ जाती है, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। इसकी फुल फॉर्म होती है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव ये BFHI 1992 में लॉन्च किया गया था। कब? 1992 के अंदर BFHI लॉन्च किया गया था, जो क्या करता है प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया गया BFHI, जो कि 10 स्टेप बताता है। इसकी 10 स्टेप होती है और जब भी हम BFHI एक प्रोग्राम को कंप्लीट पढ़ेंगे वहाँ इसके 10 स्टेप को भी देखेंगे। अभी आपको ये याद रखना है कि BFHI क्यों लॉन्च किया गया, टू प्रमोट ब्रेस्ट फीडिंग। कब लॉन्च किया गया? 1992 के अंदर। और इसकी फुल फॉर्म भी कई एग्जाम में पूछी गई है अब तक, तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हमने ईबीएफ देखा, अब बात करते हैं वीनिंग। वीनिंग क्या होता है? ये भी एक टर्मिनोलॉजी है इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। वीनिंग का मतलब होता है सप्लीमेंट्री फीडिंग, इट शुड बी स्टार्टेड आफ्टर 6 मंथ। ये सप्लीमेंट्री फीडिंग होता है, मतलब आप जो मदर का मिल्क दे रहे हो बच्चे को, उसके अलावा आप जो भी कुछ देते हो उसे अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री फीडिंग। तो सप्लीमेंट्री फीडिंग आप कब से स्टार्ट कर सकते हो? आफ्टर 6 मंथ। डिलीवरी के 6 मंथ तक तो आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, उसके 6 मंथ बाद में आप कुछ अदर सप्लीमेंट भी दे सकते हो, बट ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी कंटिन्यू टिल 2 ईयर्स ऑफ एज। आपको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखनी है कम से कम 2 साल के लिए। आप सप्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट कर सकते हो आफ्टर 6 मंथ, लेकिन आपको ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू रखना है 2 साल की उम्र तक। आई होप ये दोनों टर्मिनोलॉजी आपको समझ आएगी, वीनिंग और ईबीएफ। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं छोटे छोटे। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज ब्रेस्ट फीडिंग वीक एवरी ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे, ब्रेस्ट फीडिंग वीक कब मनाया जाता है? तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में मनाया जाता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक। नेक्स्ट आपके सामने है OCP इज यूजुअली नॉट रिकमेंडेड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स एज बर्थ कंट्रोल पिल्स मेथड। जो OCP है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, उनको जो लैक्टेटिंग मदर है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, उसमें एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं किया जाता है। इसका रीजन क्या है ये भी आपको मैं बताऊं, तो इसका रीजन है जो OCP है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, वो 2 चीज़ों से बनी होती है। एक तो होता है एस्ट्रोजन, एक प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों हार्मोन इसमें इंक्लूड होते हैं।
एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन एक, जब भी एस्ट्रोजन सीक्रेट होगा तो वो प्रोलैक्टिन को कम करेगा, डिक्रीज प्रोलैक्टिन। और आपको पता है प्रोलैक्टिन मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मिल्क प्रोडक्शन काम करवाता है। तो अगर प्रोलैक्टिन ही कम होगा तो यहाँ डिक्रीज ब्रेस्ट मिल्क, ब्रेस्ट मिल्क भी कम देखने को मिलेगा, मिल्क प्रोडक्शन भी कम देखने को मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है मिल्क प्रोडक्शन, तो आपको ध्यान रखना है ओसीपी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है लैक्टेटिंग वुमेन में। क्यों होती है? क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन पाया जाता है और एस्ट्रोजन क्या करता है? प्रोलैक्टिन को कम करता है। प्रोलैक्टिन कम होगा तो मिल्क का प्रोडक्शन भी कम होगा, इसीलिए ओसीपी को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बताया गया है। अब बात करें ओसीपी नहीं तो हम क्या दे सकते हैं एज बर्थ कंट्रोलिंग मेथड के रूप में? तो यहाँ अपन देते हैं प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, पीओपी देते हैं, रिकमेंडेड करते हैं फॉर लैक्टेटिंग मदर एज ए बर्थ कंट्रोल मेथड। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। या तो पूछा सकता है कि कौन सा कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, और या पूछा जा सकता है कि हम कौन सा रिकमेंडेड करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात, एक क्वेश्चन आता है कब ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए? तो कोशिश होती है, आजकल जो नया अपडेट आया है उसमें बताया गया है कि एज सुन एज पॉसिबल ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे ही मदर और बेबी स्टेबल हो आप तुरंत ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करवा दें। पहले ये था कि विद इन 1 आवर, और जो सीजरियन था उसमें 4 आवर का क्राइटेरिया था, लेकिन अब दोनों ही कंडीशन में एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके, जैसे मदर और बेबी स्टेबल हो आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट बातें थी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं पोजीशंस। इंपॉर्टेंट रहा है, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बेस्ट पोजीशन कौन सी होती है फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। तो अपन यहाँ बात करते हैं पोजीशन के बारे में। मदर की पोजीशन और चाइल्ड दोनों की पोजीशन एग्जाम में आती है, तो अपन यहाँ दोनों की पोजीशन के बारे में बात करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखना है, वीडियो में लास्ट तक आपको इंपॉर्टेंट बातें देखने को मिलेगी, जहाँ हम बेनिफिट की बात करेंगे भी, और इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो प्रॉब्लम्स होती है, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है ब्रेस्ट फीडिंग में। तो पोजीशन की बात करें तो पोजीशन में अपन ब्रेस्ट फीडिंग, अगर मदर की पोजीशन की बात करें तो मदर सिटिंग पोजीशन में, साइड लाइंग पोजीशन और लाइंग डाउन पोजीशन में ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है। ये तीनों ही पोजीशन सही होती है और कंफर्टेबल होती है। इसके अलावा हम बात करें बेबी को किस पोजीशन में रखना होता है, तो बेबी के लिए एक होती है क्रेडल होल्ड पोजीशन और एक होती है क्रॉस क्रेडल होल्ड पोजीशन। इसमें बेस्ट पोजीशन की बात करें तो बेस्ट पोजीशन होती है क्रेडल होल्ड। कौन सी? क्रेडल होल्ड, मोस्ट कॉमन पोजीशन भी इसको बोला जाता है। अब बात करें क्रेडल होल्ड और क्रॉस क्रेडल होल्ड में क्या अंतर है। क्रेडल होल्ड पोजीशन में क्या होता है, जो चाइल्ड की अपर बॉडी है उसको मदर होल्ड करती है अपनी सेम साइड की एक्सट्रीमिटीज में, मतलब जिस साइड बच्चे को होल्ड कर रही है उसी साइड की एक्सट्रीमिटीज से अपर बॉडी ऑफ चाइल्ड को सपोर्ट देगी। और क्रॉस क्रेडल होल्ड में क्या करेगी, बच्चे की अपर बॉडी को अपोजिट साइड की एक्सट्रीमिटी से होल्ड करेगी। अगर बच्चे को राइट साइड वो प्लेस कर रही है तो अपनी लेफ्ट साइड के एक्सट्रीमिटी से बच्चे को होल्ड करेगी। और क्रेडल होल्ड में अगर राइट साइड में बच्चे को रख रही है तो राइट साइड की एक्सट्रीमिटीज ही यूज लेगी उसको सपोर्ट करने में, उसको होल्ड करने में। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक फुटबॉल होल्ड पोजीशन भी होती है, जिसमें चाइल्ड को पिलो के ऊपर रखा जाता है मदर के एक साइड में, और मदर बच्चे के हेड को कंटिन्यू सपोर्ट करती है जब तक ब्रेस्ट फीड करवाए। बच्चे को पिलो पे रख के उसके हेड को कंटिन्यू सपोर्ट करती है जब तक ब्रेस्ट फीडिंग चलती है। तो आपको ये क्रेडल होल्ड और क्रॉस क्रेडल होल्ड पोजीशन ध्यान रखनी है। मोस्ट कॉमन होती है क्रेडल होल्ड। दोनों में मैंने अंतर बताया, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब साइन ऑफ गुड अटैचमेंट, लेचिंग, मतलब कैसे होल्ड करती है बच्चे को, कैसे, जिसको अपन बोलते हैं गुड अटैचमेंट। कैसे पता चलेगा कि गुड अटैचमेंट है या नहीं है। यहीं से आपका क्वेश्चन बना था जो एमसीक्यू था डे 4 का, वो यहीं से आपका आया था। और ये नोट सेट का क्वेश्चन भी है, नोट सेट 10 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था। किसमें? नोट सेट 10। नोट सेट 10 में भी यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। नोट सेट 10। अब बात करते हैं साइन ऑफ गुड अटैचमेंट।
तो साइन ऑफ गुड अटैचमेंट में सबसे पहला साइन होना चाहिए माउथ शुड बी वाइड ओपन। जो बेबी है उसका माउथ कंप्लीटली ओपन होना चाहिए, वाइडली ओपन होना चाहिए। अगर बच्चा पूरा मुंह नहीं खोल रखा मतलब गुड अटैचमेंट नहीं है। दूसरा है चिन शुड टच द ब्रेस्ट। जो बेबी की चिन है वो मदर के ब्रेस्ट से टच होनी चाहिए। तीसरा इसमें साइन है आपके द बेबीज लोअर लिप टर्न्ड आउटवर्ड एंड एक्सपोज। जो लोअर लिप है बेबी का वो आउटवर्ड टर्न होना चाहिए, ना कि इनवर्ड। बहुत सारे ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए और उस एमसीक्यू में भी आपके इनवर्ड दे रखा था, तो आपको इनवर्ड नहीं रखना है। जो बेबी का लिप होता है लोअर लिप आउटवर्ड और आउटवर्ड एक्सपोज्ड होता है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगला जो साइन है वो है आपके ब्रेस्ट एरियोला कैन बी सीन अबाउ द बेबीज माउथ देन बिलो। जो अपर साइड का एरियोला है वो नीचे से थोड़ा आपको सोना चाहिए, नीचे का एरियोला आपको दिखना नहीं चाहिए, ऊपर की साइड से एरियोला आपको सीन होना चाहिए। लेकिन ये होता है कि कंप्लीट एरियोला कवर होना चाहिए। यहाँ कंपेयर किया गया है कि नीचे की एरियोला से ज़्यादा आपको ऊपर का एरियोला दिखाई देना चाहिए। ये आपके कुछ साइन हैं जो कि गुड अटैचमेंट को शो करते हैं और ये 9 से 10 का एमसीक्यू भी था। ये आपको चारों बातें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट होने वाली है आने वाले एग्जाम के हिसाब से। अब बात करते हैं साइन ऑफ इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग। कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग हुई है वो इफेक्टिव हुई है या नहीं, मतलब बच्चे को फायदा हुआ है या नहीं। तो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले अगर बच्चा यूरिन पास कर रहा है 6 to 8 टाइम इन ए डे तो अपन मान सकते हैं कि इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग हुई है। अगला अपन बात करें मदर फील हैवीनेस इन द ब्रेस्ट बिफोर फीडिंग। अगर मदर ब्रेस्ट में हैवीनेस फील कर रही थी बिफोर फीडिंग और आफ्टर फीडिंग अगर वो सॉफ्ट फील कर रही है तो इससे पता चलता है कि बच्चे ने अच्छे से फीड किया है। अगला है चाइल्ड स्लिप वेल आफ्टर फीडिंग। अगर बच्चा फीडिंग करने के बाद में अच्छे से नींद निकाल रहा है 2 घंटे तक, 2-3 घंटे या 2 घंटे, तो अपन मान सकते हैं कि फीडिंग अच्छी हुई है। इसके अलावा बात करें गुड मसल टोन। अगर मसल टोन बच्चे की और स्किन अपीयरेंस हेल्थी दिख रहा है तो अपन इससे पता कर सकते हैं कि बच्चे में फीडिंग अच्छी हो रही है या नहीं। अगला है वेट गेन, जो कि बेस्ट इंडिकेटर होता है ब्रेस्ट फीडिंग का, बेस्ट इंडिकेटर। अगर आपसे कई बार क्वेश्चन में आता है कि आप कौन से साइन को देखकर ये बताओगे कि इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग हुई है या नहीं, अगर वहाँ वेट गेन भी दे रखा है तो आप उसी को राइट करना है आपको। तो वेट गेन अगर 25 से 30 ग्राम पर डे का हो रहा है तो इसमें इसका मतलब है इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रही है बच्चे में। ये साइन भी आपको याद रखने हैं, दोनों साइन, एक तो गुड अटैचमेंट के साइन और एक साइन ऑफ इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बताया जा रहा है, जो भी है क्लियर एंड क्रिस्टल। जो एक बात है इम्पोर्टेंट है, फालतू की बात यहाँ नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही है। जो एग्ज़ाम के लाइव क्वेश्चन हैं और जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं वही क्वेश्चन आपको उसी टॉपिक पे आपको बताया जा रहा है। इसके अलावा और फालतू बातें नहीं की जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि जो अपने बीएससी नर्सिंग में जो हम पीडियाट्रिक पढ़ते हैं वहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है और ओबीजे में भी पूछा जा सकता है। तो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स भी इसको आराम से देखकर यहाँ से नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। बात करते हैं एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। इसका मतलब क्या होता है? कई कंडीशन में ऐसा होता है कि मदर बच्चे को फीडिंग नहीं करवा पाती है या फिर हम मदर का मिल्क स्टोर करते हैं, डोनेट करते हैं या फिर स्टोर करते हैं, या फिर मैनुअली जो मदर विड्रॉ करती है ब्रेस्ट को, उसी को अपन बोलते हैं एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क। मतलब मदर मैनुअली विड्रॉ करना ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क कहलाता है। अब बात करते हैं जो एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क है उसका स्टोरेज कैसे होता है, वो इम्पोर्टेंट है। एग्जाम का क्वेश्चन होता है स्टोरेज। क्या होता है एग्जाम का क्वेश्चन? स्टोरेज से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि रूम टेम्परेचर कितने टाइम तक हम इसको रख सकते हैं, डीप फ्रीजर में कितने दिन तक रख सकते हैं और रेफ्रिजरेटर में कितने दिन तक रख सकते हैं। अगर बात करें रूम टेम्परेचर की, मतलब 25 से 26 डिग्री सेल्सियस पर, तो अपन इसको 4 घंटे तक अपन इसको रख सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क को कितने टाइम तक रख सकते हैं? 4 घंटे तक। जो ओल्ड गाइडलाइन थी उसमें 6 से 8 घंटे थे, अभी न्यू गाइडलाइन है उसमें 4 घंटे तक अपन रूम टेम्परेचर को
रूम टेम्परेचर पर ब्रेस्ट मिल्क को रख सकते हैं। अगला है रेफ्रिजरेटर, मतलब 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे आप 4 दिन तक मिल्क को रख सकते हो। बात करें डीप फ्रीजर में मतलब -18 से -20 डिग्री सेल्सियस पे आप उसको 6 महीने तक रख सकते हो। कितने टाइम तक? 6 मंथ तक। अगर इन सबकी अगर हम ओल्ड गाइडलाइन बात करें तो रूम टेम्परेचर पर पहले था 6 से 8 घंटे, रेफ्रिजरेटर में था 24 घंटे और डीप फ्रीजर में था 3 महीने का टाइम। तो ये नया अपडेट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क को कितने टाइम तक अपन स्टोर कर सकते हैं। आई होप ये भी आपके समझ में आया होगा और इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। नेक्स्ट अब आता है नेट टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। क्या आता है? टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइप का होता है तो ये समझते हैं, और ये तो बिल्कुल जो अपने बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट है वो क्लियर कर ले कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क से। तो टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क में हम देखते हैं सबसे पहले होता है कोलेस्ट्रॉम। क्या होता है? कोलेस्ट्रॉम। अब बात करते हैं, इसके साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, आप सुन ले आराम से। कोलेस्ट्रॉम का मतलब होता है जो फर्स्ट 2 से 3 दिन आफ्टर डिलीवरी के 2 से 3 दिन में जो मिल्क आता है, और ये एक थिक और येलोविश कलर का होता है, जिसे अपन बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। क्या होता है? इनिशियल 2 से 3 दिन में जो मिल्क आता है उसे बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम, और इसको अपन फर्स्ट इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं। अगर आपसे फर्स्ट इम्यूनाइजेशन के बारे में पूछे तो आपको बोलना है कोलेस्ट्रॉम इज फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, और डिलीवरी के फर्स्ट 2 से 3 दिन में ये इसका प्रोडक्शन होता है। इसकी क्वांटिटी कम होती है और ये थिक और येलोविश कलर का होता है। बात करें इसमें कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है तो इसमें इम्यूनोग्लोबिन होता है IgA। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन होता है? IgA इम्यूनोग्लोबिन होता है कोलेस्ट्रॉम में। ये 2-3 बातें कोलेस्ट्रॉम की। इनिशियल 2 से 3 दिन में आता है, ठीक है, रिलीज होता है। इसके अलावा फर्स्ट इम्यूनाइजेशन ऑफ द चाइल्ड कोलेस्ट्रॉम होता है। इसके अलावा बात करें इसकी क्वांटिटी कम होती है और ये थिक और येलोविश अपीयरेंस का होता है। ये हुई कोलेस्ट्रॉम की बात। आगे बात करते हैं ट्रांजिशनल मिल्क। किसकी? ट्रांजिशनल मिल्क की। ट्रांजिशनल मिल्क की बात करें तो ये इनिशियल 2 वीक का जो मिल्क प्रोडक्शन होता है उसे अपन बोलते हैं ट्रांजिशनल मिल्क। जो इनिशियल 2 वीक्स का टाइम होता है आफ्टर डिलीवरी, उस टाइम में जो मिल्क रिलीज होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिशनल मिल्क। और इसमें क्या होता है, ये हाई अमाउंट होती है किसकी? हाई अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर। फैट और शुगर की हाई अमाउंट हो देखने को मिलती है किसमें? ट्रांजिशनल मिल्क में। दोनों ही टाइप की आपको समझ आएंगे, कोलेस्ट्रॉम और ट्रांजिशनल मिल्क। इसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं क्वेश्चन बनने के कोलेस्ट्रॉम से, तो आपको उसकी बातें कंप्लीट ध्यान रखनी है। इसके अलावा बात करते हैं मैच्योर मिल्क। मैच्योर मिल्क आफ्टर 2 वीक रिलीज होता है और इसमें कंप्लीट न्यूट्रिशन वेल बैलेंस्ड देखने को मिलता है। मैच्योर मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क इनिशियल 2 वीक्स में, मैच्योर मिल्क आफ्टर 2 वीक्स। और जो 4 मिल्क होता है, 4 मिल्क का मतलब होता है जब आप ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराते हैं तो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कराते टाइम इनिशियल जो फेज होता है ब्रेस्ट फीडिंग का एपिसोड होता है जो इनिशियल, उसी में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है, जो रिलीज होता है, उसे बोलते हैं 4 मिल्क। क्या होता है? 4 मिल्क। और इसका अपीयरेंस होता है वाइट और इसमें वाटर की अमाउंट ज़्यादा देखने को मिलती है जो कि बच्चे की थ्रस्ट नीड को कंप्लीट करती है। 4 मिल्क इनिशियल एपिसोड में जो मिल्क निकलता है ब्रेस्ट फीडिंग से, जब आप हर बार ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग करवाओगे तो जो इनिशियल टाइम होता है ब्रेस्ट फीडिंग का उसमें रिलीज होता है 4 मिल्क। और 4 मिल्क में क्या होता है? हाई अमाउंट ऑफ वाटर, जो कि फुलफिल करता है किस चीज़ को? थ्रस्ट नीड को, बच्चे की थ्रस्ट नीड को। इसके बाद में आता है हिंड मिल्क। हिंड मिल्क का मतलब होता है ये ब्रेस्ट फीडिंग के एपिसोड का लेट फेज में रिलीज होने वाला मिल्क है और ये येलोविश अपीयर होता है। कैसा अपीयर होता है? येलोविश। इसमें फैट और कैलोरीज की हाई अमाउंट होती है जो कि हंगर नीड को पूरा करती है। किसको? हंगर नीड, बच्चे की हंगर नीड को पूरा करने का काम करता है हिंड मिल्क। इसके अलावा 6th नंबर पे अपने पास है प्री टर्म मिल्क। ये रिलीज होता है आफ्टर प्री टर्म डिलीवरी। जब किसी बच्चे की प्री टर्म डिलीवरी हुई हो
तो उस टाइम ये रिलीज होता है। और इसके पास हायर कंसंट्रेशन में कुछ पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन में मिलते हैं, जैसे सोडियम हो गया, आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, इम्यूनोग्लोबिन हो गए और कैलोरी। ये कुछ चीज़ें हैं जो हाई अमाउंट में देखने को मिलती है किसमें, प्री टर्म मिल्क में। आई होप समझ में आया होगा। कंपटीशन के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कोलेस्ट्रॉल को छोड़ के। बाकी जो बीएससी नर्सिंग वाले स्टूडेंट है वहाँ जो बड़ा क्वेश्चन आता है वो पूछा जाता है, और इजी लैंग्वेज में आपको बता देना है। जो मैंने बताया बहुत इजी है। आपको कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है। कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट इम्यूनाइजेशन होता है, फर्स्ट 2 to 3 डेज में ये रिलीज होता है, लेस क्वांटिटी में होता है, थिक और येलोविश अपीयरेंस होता है इसका, और हाई अमाउंट ऑफ IgA इम्यूनोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले बात करते हैं प्रॉब्लम्स इन ब्रेस्ट फीडिंग। यहाँ से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बताऊँगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, और नर्सिंग एग्जाम्स में और नॉट सेट जैसे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सबसे पहले बात करें प्रॉब्लम से, इन्वर्टेड निप्पल। निप्पल का इन्वर्टेड हो जाना, उल्टा हो जाना, अंदर की साइड 10 जाना निप्पल का, उसे बोलते हैं इन्वर्टेड निप्पल। बात करते हैं इन्वर्टेड निप्पल के अगर ट्रीटमेंट की, तो इसका ट्रीटमेंट होता है वो होता है सिरिंज पंप के द्वारा। किससे होता है, सिरिंज पंप के द्वारा। किससे, सिरिंज पंप के द्वारा इसको सही किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से यही क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वर्टेड निप्पल को किस प्रोसीजर से अपन सही कर सकते हैं। अगला आता है सोर निप्पल। क्या होता है, सोर निप्पल होने की कंडीशन क्यों हो सकता है, जब अपन सही टेक्निक यूज़ ना करें और जो पोजीशन है वो भी सही यूज़ ना करें, तो उस कंडीशन में सोर निप्पल देखने को मिल सकता है। तो सोर निप्पल में होता क्या है, जो मदर का ब्रेस्ट है उसमें माइनर कट्स हो जाना, लेसिरेशन हो जाना निप्पल के ऊपर, उस कंडीशन को अपन बोलते हैं सोर निप्पल। अब इस कंडीशन में अपन को क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, तो वो बात करते हैं। यहाँ देख लेना है इंपॉर्टेंट बातें सोर निप्पल के बारे में। सोर निप्पल, अगर सोर निप्पल हो जाता है तो सबसे पहले आपको अवॉइड करना है किसको, सोप को। किसको, साबुन डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी है। इसके अलावा वाटर आपको क्लीन करना है। किससे, क्लीन विथ क्लीन वाटर, साफ पानी से आपको इसको क्लीन करना है और सोप को अवॉइड करना है। यहाँ तक समझ आया। इसके अलावा बात करें अब आगे, तो यहाँ आपको क्या लगाना है, हिंड मिल्क, जिससे कि जो ड्राइनेस है ब्रेस्ट की वो प्रिवेंट हो। अप्लाई हिंड मिल्क, ब्रेस्ट पे आपको हिंड मिल्क अप्लाई करना है, जिससे क्या हो, प्रिवेंट ड्राइनेस प्रिवेंट हो और प्रमोट हो हीलिंग एंड प्रमोट हीलिंग। ये आपको एज ए नर्सिंग ऑफिसर जो फीमेल है उसको भी समझाना है। और अब बात करें अपन, तो यहाँ जब फीडिंग करते हैं, फीडिंग देते हैं बच्चे को, तो उस टाइम बीच बीच में आपको एयर से एक्सपोज होना है। किससे, एयर से एक्सपोज करना है ब्रेस्ट को। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले सोप को अवॉइड करना है, जो ब्रेस्ट है उसको क्लीन वाटर से क्लीन करना है। जो हिंड मिल्क होता है, जो आखिरी फेज में जो मिल्क आता है ब्रेस्ट फीडिंग के, वो आपको अप्लाई करना है ब्रेस्ट पे, जिससे ड्राइनेस ना हो और हीलिंग प्रमोट हो। इन बातों का ध्यान रखना है सोर निप्पल की कंडीशन में। अब बात करते हैं ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। ये कंडीशन भी एक नॉर्मल कंडीशन है, कई फीमेल्स में देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट की। ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट का मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इन द ब्रेस्ट टिश्यू। ब्रेस्ट टिश्यू में मिल्क का एक्यूमुलेशन हो जाना, जिससे क्या होगा, ब्रेस्ट में हैवीनेस होगी और पेन होगा। क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ
मिल्क इन ब्रेस्ट टिश्यू। ब्रेस्ट टिश्यू में मिल्क का एक्यूमुलेशन हो जाना, जिससे क्या होगा, हेवीनेस एंड पेन। क्या होगा, हेवीनेस एंड पेन देखने को मिलेगा किसमें, ब्रेस्ट में। तो अब इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए आपको क्या करना है, ये पीजीआई में क्वेश्चन आ चुका है इसके नर्सिंग एक्शन से रिलेटेड। तो अपन बात करते हैं यहाँ ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट के बारे में। ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट, इसके नर्सिंग एक्शन की बात करें, जब ये प्रॉब्लम हो तो इसके ट्रीट करना है, इसको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो ब्रेस्ट फीड फ्रिक्वेंटली, आपको बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है ताकि जो एक्यूमुलेटेड ब्रेस्ट मिल्क है वो बाहर निकल सके, रिलीज उसके। ब्रेस्ट फीड फ्रिक्वेंटली, आपको ब्रेस्ट फीड करवानी है फ्रिक्वेंटली। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है अप्लाई वार्म शॉक बिफोर फीडिंग। बिफोर फीडिंग, फीडिंग से पहले आपको वार्म शॉक, गर्म पानी या फिर गर्म चीज से सेक करना है बिफोर फीडिंग। और कंप्रेशन करने से होगा जो एक्यूमुलेटेड ब्रेस्ट मिल्क है वो बाहर निकलेगा। और ड्यूरिंग जो फीडिंग है वहाँ पे आपको आइस पैक लगाना है ताकि जो लीकेज है ब्रेस्ट मिल्क का वो रुक सके। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको वहाँ भी सोप यूज़ नहीं करनी है, सोप को अवॉइड करना है। तो ये 2-3 बातों का आपको इसमें ध्यान रखना है ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट में। सबसे बड़ी बात, कंटिन्यू फीडिंग करवानी है, ब्रेस्ट फीडिंग को नहीं रोकना है। अगर पेन भी हो रहा है तो भी आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है ताकि जो एक्यूमुलेटेड ब्रेस्ट मिल्क है वो रिलीज हो सके और जो हेवीनेस ब्रेस्ट में और पेन है वो कम हो सके। इसके अलावा वार्म कंप्रेशन आपको देना है। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। अब बात करते हैं अपन यहाँ नेक्स्ट जो है अपना ब्रेस्ट एब्सिस। ब्रेस्ट में एब्सिस हो जाना, ब्रेस्ट एब्सिस का मतलब है ब्रेस्ट में एब्सिस हो जाना, पस का फॉर्मेशन हो जाना। अब इस कंडीशन में तो आपको कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। और अगर पेन है तो वहाँ एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक्स आपको काम में लेनी है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा पेन देखने को मिलता है तो आप अल्टरनेटिव ब्रेस्ट यूज़ कर सकते हो फीडिंग के लिए। यह बात आपको जिसमें ध्यान रखनी है। अगर यहाँ एंटीबायोटिक इफेक्टिव ना हो तो इंसिजन और ड्रेनेज किया जाता है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। और निप्पल कन्फ्यूजन, अगला है आपके निप्पल कन्फ्यूजन, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। निप्पल कन्फ्यूजन होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। क्या निप्पल कन्फ्यूजन, निप्पल कन्फ्यूजन क्या होता है, जब बच्चा रेगुलर बोतल फीडिंग करता है तो बोतल फीडिंग रेगुलर करने की वजह से जब उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवाई जाती है तो वो ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करता है। क्या ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करता है क्योंकि वो रेगुलर क्या कर रहा है, बोतल फीडिंग। इसी कंडीशन को अपन बोलते हैं निप्पल कन्फ्यूजन। कन्फ्यूजन होना निप्पल्स में। वो पहले क्या है, लगातार बोतल फीडिंग कर रहा था, अब उसको अगर ब्रेस्ट फीडिंग पे लाया जा रहा है तो वहाँ कन्फ्यूज होगा और शकिंग नहीं करेगा निप्पल से, ब्रेस्ट निप्पल से वो शक नहीं कर पाएगा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, आपको बोतल फीडिंग को हमेशा अवॉइड करना है और ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना है। निप्पल कंडीशन में ये होता है जब बच्चा रेगुलर बोतल फीडिंग पर हो और उसको ब्रेस्ट मिल्क पे लाया जाए, ब्रेस्ट फीडिंग पे लाया जाए, तो उस कंडीशन में बच्चा सकिंग नहीं करता है ब्रेस्ट निप्पल से। इसी को बोलते हैं निप्पल कन्फ्यूजन। और इसका ट्रीटमेंट है बोतल फीडिंग को प्रिवेंट करना और प्रमोट करना है आपको ब्रेस्ट फीडिंग को। इन बातों का आपको ध्यान रखना है। आई होप ये प्रॉब्लम्स भी आपको समझ में आई होगी। अब आगे बात करते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट बातें। लैक्टेशन, लैक्टेशन किसको बोलते हैं, तो लैक्टेशन बोलते हैं ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। ब्रेस्ट मिल्क के फॉर्मेशन क्या बोलते हैं, लैक्टेशन। अब ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मेशन जो होता है वो कुछ स्टेप्स में होता है, जो आपको ये छोटी छोटी जो पॉइंट है, जो टर्मिनोलॉजी है, इनसे आपको समझ में आएगा। और इम्पोर्टेंट होने वाला है यहाँ कुछ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। मेमोजेनेसिस, कई बार एग्जाम में आ जाता है मेमोजेनेसिस, तो आपको पता होना चाहिए
मेमोजेनेसिस का मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड एंड ब्रेस्ट। मेमोजेनेसिस का मतलब होता है मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ होना और डेवलपमेंट होना, इसी के साथ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ होना, उसे बोलते हैं मेमोजेनेसिस। मेमो यानी मेमोरी ग्लैंड, जेनेसिस यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अगला है लैक्टोजेनेसिस। लैक्टोजेनेसिस में मतलब होता है फंक्शनल चेंजेस आना, किसमें, ब्रेस्ट में, और इसके अलावा सिंथेसिस एंड सिक्रेशन होना ब्रेस्ट मिल्क का, उसे अपन बोलते हैं लैक्टोजेनेसिस। अगला वर्ड है गैलेक्टोपोइसिस। क्या है? गैलेक्टोपोइसिस। गैलेक्टोपोइसिस मतलब प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, मिल्क को प्रोडक्शन को मेंटेन करना गैलेक्टोपोइसिस कहलाता है। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन किसे बोला जाता है? तो गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन बोला जाता है प्रोलैक्टिन को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम का। अगला वर्ड है गैलेक्टोकाइनेसिस। गैलेक्टोकाइनेसिस का मतलब होता है इजेक्शन ऑफ मिल्क, मिल्क का इजेक्शन होना, मिल्क का ब्रेस्ट से बाहर निकलना गैलेक्टोकाइनेसिस कहलाता है। और इसके लिए गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन किसे बोला जाता है? ऑक्सीटोसिन को। किसको बोला जाता है? ऑक्सीटोसिन को। ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। गैलेक्टोपोइटिक हार्मोन और गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन, इन दोनों बातों का ध्यान रखना है। तो गैलेक्टोपोइटिक तो प्रोलैक्टिन और गैलेक्टोकाइनेटिक ऑक्सीटोसिन होता है। आई होप ये वर्ड्स आपको समझ आए होंगे। अब आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हैं आपके लिए। ये वन लाइनर क्वेश्चन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन कितना होता है? 6 मंथ का होता है। ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन कब कराना चाहिए? विथ एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही पॉसिबल हो आपको ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी है। कोलेस्ट्रम जो मिल्क है उस वो किस में ज़्यादा, उसमें क्या ज़्यादा पाया जाता है? तो IgA इम्यूनोग्लोबुलिन ज़्यादा पाया जाता है। हार्मोन की बात करें यहाँ पे, मिल्क प्रोडक्शन के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी होता है? मतलब गैलेक्टोपोइटिक कौन सा हार्मोन होता है? वो होता है प्रोलैक्टिन। गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन मतलब मिल्क इजेक्शन, ले डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन होता है? ले डाउन रिफ्लेक्स के नाम से भी आपसे पूछा जा सकता है कि ले डाउन रिफ्लेक्स के लिए कौन सा हार्मोन जरूरी है? तो वो है ऑक्सीटोसिन। विनिंग कब स्टार्ट कर देनी है आपको? मतलब सप्लीमेंट्री फीड कब स्टार्ट करना है? तो आफ्टर 6 मंथ। और बेस्ट फूड क्या है इन्फेंट के लिए? ये भी आपको पता होना चाहिए, ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि स्टार्ट के जो 6 मंथ होते हैं उसमें आपको केवल ब्रेस्ट फीडिंग करवानी होती है। इसके अलावा बात करें 2 साल तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग ही करवानी होती है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग इन बेबी इंडिकेट। एडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जो हमने देखे थे साइन ऑफ इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग के, वहाँ से क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए है बेबी स्लीप 2 आवर आफ्टर फीड, बच्चा फीड के बाद में 2 घंटे तक सो रहा है। डज नॉट क्राई फ्रिक्वेंटली, लगातार नहीं रो रहा है, क्राई नहीं कर रहा है। ऑप्शन सी है यूरिन 5 to 7 टाइम पर डे और स्टूल 4 टाइम्स पर डे। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन आपका होने वाला है वो अच्छा आंसर होने वाला है, बेबी स्लीप कर रहा है, वेल स्लीप हो रहा है बेबी का 2 घंटे के तक आफ्टर फीडिंग, मतलब उसे भूख नहीं लगी, आराम से वो सो रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द एक्स्ट्रा कैलोरीज नीडेड बाय मदर ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम में मदर को कितना एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ऑप्शन ए है 100 कैलोरी, ऑप्शन बी है 300 कैलोरी, ऑप्शन सी है 500 कैलोरी, ऑप्शन डी है 1000 कैलोरी। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। देखते हैं कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही जाने वाला है। अगला क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा निपल कन्फ्यूजन के बारे में, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको ही कमेंट करना है क्योंकि अभी अभी जस्ट अपने ये पढ़ा है। अगला क्वेश्चन, अब कुछ छोटी छोटी बातें रह गई है जिनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। एक तो आता है आपके लेच स्कोर, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है लेच स्कोर के बारे में। किसके बारे में? लेच स्कोर के बारे में, LATCH, लेच स्कोर। तो लेच स्कोर जो होता है एक सिंपल टूल होता है टू आइडेंटिफाई रिक्वायर्ड मदर, ऐसी मदर जिनको रिक्वायरमेंट है ब्रेस्ट फीडिंग के सपोर्ट के बारे में, उसके काउंसलिंग के बारे में, उनके लिए लेच स्कोर होता है। किसके लिए? ये आइडेंटिफाई करता है, आइडेंटिफाई
mothers who require breastfeeding support and counseling। ऐसी मदर्स जिनको ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में काउंसलिंग की ज़रूरत है और सपोर्ट की ज़रूरत है, ऐसी मदर्स को वो आइडेंटिफाई करता है। अगर बात करें जिस भी मदर का लेस स्कोर कम है, मतलब वहाँ आपको डिस्चार्ज के टाइम आपको लेस स्कोरिंग करते हैं डिस्चार्ज के टाइम। अगर लेस स्कोर कम है तो ये रिस्क होता है कि मदर कहीं ना कहीं ब्रेस्ट फीडिंग जल्दी सीज ना कर दे, बंद ना कर दे। अगर लेस स्कोर मोर देन 6 है, अगर आपने डिस्चार्ज के टाइम लेस स्कोरिंग की और वहाँ 6 से ज़्यादा रहा है, मतलब ये इंडिकेट करता है कि गुड एक्सप्लोजिव ब्रेस्ट फीडिंग हुई है और होगी, और एडिक्वेट वेट गेन भी हो रहा है बच्चे में। लेस स्कोर कब कब असेस करते हैं आपको पता होना चाहिए। लेस स्कोर 2 बार असेस करते हैं, एक तो विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ और एक डिस्चार्ज के टाइम में आपको लेस स्कोरिंग करना चाहिए, जिसको पता चले आपको। एक तो आपने बर्थ के टाइम कर लिया, जिससे आपने अगर सपोर्ट की ज़रूरत थी तो सपोर्ट दिया और काउंसलिंग की ज़रूरत थी तो काउंसलिंग की, और एक डिस्चार्ज के टाइम में, जिससे आपको पूरा कंप्लीट पता चलेगा कि मदर ने जो टाइम यहाँ गुजारा उसमें कितना चेंजेस आया, कैसे ब्रेस्ट फीडिंग करवाई, कैसे ईबी हुआ, वेट गेन हुआ या नहीं। अगर ये आपको कम देखने को मिलता है तो आप उसमें लेस स्कोरिंग करके काउंसलिंग या फिर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो। अब लेस स्कोर के पैरामीटर्स की बात कर लें यहाँ पे अपन। लेस स्कोर के पैरामीटर, इसके पैरामीटर्स हैं जैसे L, A, T, C और H। तो L से आता है आपका लेच अचीव्ड बाय न्यूबॉर्न बेबी, कितना लेचिंग हुई है न्यूबॉर्न बेबी के साथ, कितना ब्रेस्ट फीडिंग इफेक्टिव हुआ है वो आपको पता करना चाहिए, जिसका अपन स्कोर देते हैं 2। अगला है ऑडिबल स्वालोइंग। ऑडिबल, जब बच्चा ब्रेस्ट मिल्क फीडिंग कर रहा है तो उस टाइम अगर आपको स्वालोइंग की आवाज़ सुनाई दे रही है तो आपको स्कोर देना है 2। तीसरा है टाइप ऑफ निप्पल का टाइप भी आपको पता करना चाहिए और उसका स्कोर आता है 2। सी से आता है आपका कंफर्ट ऑफ मदर कितनी कंफर्टेबल है ब्रेस्ट फीडिंग में, उसका स्कोर भी आता है 2, मैक्सिमम स्कोर है ये। और एच से आता है आपका कैसे होल्ड कर रही है और मदर की क्या पोजीशन है, बच्चे की क्या पोजीशन है, उसमें भी आपको 2 स्कोर देना है। अब इस स्कोरिंग के बाद में जो आपका रिजल्ट आएगा उसके लिए आपको 0 से अगर 3 स्कोर आ रहा है तो मतलब यहाँ पुअर लेस स्कोर है और हाई रिस्क है किसके, अर्ली ब्रेस्ट मिल्क सीजेशन के, हाई रिस्क। और अगर स्कोरिंग 4 से 7 आ रहा है तो इसका मतलब है मॉडरेट रिस्क है। क्या है, मॉडरेट रिस्क। और स्कोर आ रहा है 8 से 10 तो यहाँ गुड कंडीशन है, गुड लेस स्कोर है। और लो रिस्क है किसका, अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग सीजेशन का। आई होप ये भी आपके समझ में आया होगा। अब इसके अलावा एक और चीज़ जो आपको पता होना चाहिए, जो ब्रेस्ट मिल्क है वो बेनिफिशियल होता है मदर और चाइल्ड दोनों के लिए। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं यहाँ पे अपन कुछ। बेनिफिट्स, अगर बेनिफिट्स की अपन बात करें यहाँ पे तो बेनिफिट्स मदर और चाइल्ड दोनों को होते हैं। अगर बात करें अपन सबसे पहले चाइल्ड के लिए, जो चाइल्ड के लिए बेनिफिट है, एक तो न्यूट्रिशनल बेनिफिट है। क्या है, न्यूट्रिशनल। दूसरा है इम्यूनोलॉजिकल। और तीसरा बेनिफिट है आपके साइकोलॉजिकल। जो बॉन्ड होता है वो भी इसका अच्छा होता है मदर और चाइल्ड में। और अगर जो मदर के लिए है वो आपके उनमें भी बेनिफिट देखा जाता है। तो यहाँ अगर
बच्चे में देखें तो न्यूट्रिशनल बेनिफिट है, क्योंकि यहाँ आपको 100 ml में 7 से 7 ग्राम के लगभग आपको यहाँ कार्बोहाइड्रेट देखने को मिलता है 100 ml मिल्क में, जो कि अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जो लैक्टोज होता है मिल्क में, वो प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलाई। किसकी ग्रोथ ऑफ लैक्टोबैसिलाई को प्रमोट करता है? कौन? लैक्टोज। क्योंकि लैक्टोज जो है वो लैक्टोफेरिन में कन्वर्ट होता है, और लैक्टोफेरिन होता है वो प्रोटेक्शन करता है एंटेरोटॉक्सिक इकोलाई के लिए, इकोलाई से। ये आपको पता होना चाहिए। आपको ब्रेस्ट फीडिंग में मिल्क प्रोटीन भी देखने को मिलता है। प्रोटीन से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। प्रोटीन से जो क्वेश्चन आता है वो आपको देखने को मिलता है टाइप ऑफ प्रोटीन। 2 टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक तो होता है वे प्रोटीन और एक तो होता है कैसीन प्रोटीन। कौन सा? कैसीन। एक तो वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन। जो वे प्रोटीन होता है वो 2 टाइप में देखने को मिलता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। एक तो होता है लेक्ट एल्बुमिन और एक होता है लेक्ट ग्लोबुलिन। जो हाईएस्ट अमाउंट पाया जाता है वो लेक्ट एल्बुमिन पाया जाता है, और जो चीज कैसीन प्रोटीन होता है वो भी पाया जाता है। अब बात करें जो काउज में और ब्रेस्ट मिल्क, जो मदर मिल्क होता है, उसमें जो इनका अमाउंट होता है वो कैसे होता है? अगर रेशो की बात करें हमारे मदर में, तो मदर में जो इनका रेशो होता है वे प्रोटीन का और कैसीन प्रोटीन, वे एंड कैसीन प्रोटीन, तो वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन का रेशो होता है 60:40 इन मदर। और अगर काऊ की बात करें तो काऊ में इनका रेशो होता है 20:80। मतलब वे प्रोटीन मदर में ज़्यादा आता है और कैसीन प्रोटीन काउज में ज़्यादा पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करें यहाँ एक छोटा सा जो बेनिफिट है मदर के लिए, वो भी आपको याद रखना है। सबसे पहले जो ये है, रिड्यूस करता है किसको? पीपीएच की कंडीशन को, रिड्यूस पीपीएच। इसके अलावा हेल्प करता है इनओवुलेशन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का इनोवुलेशन में भी हेल्प करता है। ये एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव के रोल निभाता है। किसका? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ये कैसे? जो नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का रोल निभाता है, ये इसमें क्या होता है, जो प्रोलैक्टिन है वो और जीएनआरएच हार्मोन है वो दोनों एंटागोनिस्ट है। क्या क्या? प्रोलैक्टिन और जीएनआरएच। अगर प्रोलैक्टिन इंक्रीज होगा तो जीएनआरएच डिक्रीज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जब जब प्रोलैक्टिन बढ़ेगा वहाँ जीएनआरएच कम होगा, और जीएनआरएच कम होगा तो एफएसएच और एलएच भी कम देखने को मिलेगा और ओवुलेशन नहीं होगा वहाँ पे। इसके अलावा ये ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन कैंसर की कंडीशन रिस्क को भी कम करता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आपके पास 2 वुमेन है, रूल ऑफ 3 देखने को मिलता है। एक तो है लैक्टेटिंग वुमेन, और एक है नॉन लैक्टेटिंग वुमेन। अब इनमें कॉन्ट्रासेप्टिव कब कब आपको यूज़ कर लेना है? अगर लैक्टेटिंग वुमेन है तो उसमें आपको कॉन्ट्रासेप्टिव है वो 3 मंथ के बाद से यूज़ करना है, क्योंकि वो लगातार ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, लगातार उसमें प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा है, और लगातार प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तो वहाँ जीएनआरएच कम होगा और ओवुलेशन की कंडीशन भी न की बराबर हो जाएगी। और अगर मदर ओवुलेशन नहीं करवा रही है, मतलब प्रोलैक्टिन धीरे धीरे कम होगा, तो वहाँ जीएनआरएच बढ़ेगा, और जीएनआरएच बढ़ेगा तो ओवुलेशन होने के चांसेस है। तो आफ्टर 3 वीक आपके नॉन लैक्टेटिंग वुमेन में कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर लेना है। यह आपको ध्यान रखना है। दोनों ही कंडीशन से क्वेश्चन आ सकता है। रूल ऑफ 3 होता है ये कॉन्ट्रासेप्टिव का, रूल ऑफ 3 कॉन्ट्रासेप्टिव, 3 और कॉन्ट्रासेप्टिव। ये आपको ध्यान रखना है। लैक्टेटिंग मदर में आपको 3 महीने बाद में, नॉन लैक्टेटिंग मदर में आपको 3 वीक बाद में कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है। आई होप ये कंप्लीट
डिस्कशन आपके समझ में आएगा। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो वहाँ आप कमेंट करें, वहाँ से आपको वापस रिवाइज करवाया जाएगा। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।